हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 3 दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे दोस्तों, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी आप लोगों को मिले तो आप अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर उसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सेशंस के पीडीएफ को भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक की हेल्प से अवेल कर सकते हैं। किसी को भी कोई भी दिक्कत आती है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक फाउंडेड इन द ईयर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कौन से साल में स्टेब्लिश किया गया है। आप लोगों के ऑप्शंस है 1964, 1965, 1966, 1967। Here the correct option will be option number C, that is 1966। तो दोस्तों यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो फाउंडेशन ईयर होगा वो आपका क्या होगा 1966। इसी के साथ साथ अगर इसकी बात करेंगे प्रेसिडेंट की, जो आपके एडिशनल में आप लोगों को ध्यान रखनी होगी, तो यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा दोस्तों मसत्सुगु अस्कावा। ठीक है, तो मगत्सुकु अस्कावा इनके क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका मनीला, फिलीपींस। ठीक है, तो ये बात आप क्या करोगे, ध्यान रखोगे एडिशनल में, जो आपके एग्जाम के लिए क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पढ़ लेते हैं कि एडीबी बैंक क्यों इतना चर्चा में है, क्यों इतनी सुर्खियों में है। तो यहाँ पर एक बुक दोस्तों, बुक टाइटल जिसका टाइटल है आपका फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर एक बुक टाइटल हुई है किसके द्वारा, एडीबी बैंक के द्वारा, जिसका नाम आपका क्या है, फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड पैसिफिक। तो इस बुक के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी हैज रिलीज्ड अ न्यू बुक टाइटल Future of Regional Cooperation in Asia and Pacific. The book provides insight on how stronger regional cooperation strategies, including in the health, trade, finance, disaster risk, and can help governments in Asia and Pacific accelerate economic growth and robust recovery from COVID-19 pandemic. तो दोस्तों बेसिकली ये जो बुक है, इस बुक में आप लोगों को ये बताया जाएगा कि किस तरीके से कोविड-19 की जो सिचुएशन है, जो कि सारी देश की या फिर सारी दुनिया की जो इकोनॉमी है अलग अलग देशों की, उसको हिलाकर रख चुका है। तो उससे आप लोगों का हेल्थ में भी बहुत इम्पैक्ट आया है, फाइनेंशियली भी सारी कंट्रीज काफी ज्यादा क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है, काफी ज्यादा ये रिस्क का माहौल है। तो यहाँ पर इन सब चीजों में बात करने के लिए इस बुक को क्या किया गया है, आप लोग का पब्लिश किया गया है। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स अपॉर्चुनिटी फॉर इकोनॉमिक्स इन द रीजन ऑफ द वर्ल्ड टुगेदर टू रिकवर देन रीबिल्ड फ्रॉम कोविड-19 पैंडेमिक। किस तरीके से कोविड-19 की सिचुएशन को हम लोग अब क्या कर सकते हैं। अब ये तो दोस्तों छोटी सी बात है कि अब जो बीमारी आई है वो तो जाएगी, अब अपनी मर्जी से ही वैक्सीन के ऊपर डेवलपमेंट का काम चल ही रहा है। धीरे धीरे होगा कि कोविड की सिचुएशन से हम लोग फ्री हो जाएंगे, लेकिन कब तक हम लोग ऐसे ही बिना काम किए या फिर लॉकडाउन बनाते रहे या ऐसा कुछ, क्योंकि इकोनॉमी को चलाना भी तो जरूरी है। ठीक है, तो अब इन सिचुएशन से किस तरीके से कोप अप किया जाएगा, ये सारी बातें भी इन बुक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो किस तरीके से ऐसी डिजास्टर सिचुएशन में भी हम अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर इन बुक में की गई है। तो ये था आपका क्या कि एडीबी बैंक किस तरीके से सुर्खियों में बनी थी अपनी इस बुक के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछता है ये देख लेते हैं। who is recently appointed as a secretary general of Lok Sabha।
तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पूछता है कि कौन रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। ऑप्शन है आप लोग के पास स्नेहलता श्रीवास्तव, उत्पल कुमार सिंह, सत्येंद्र मिश्रा, मुकेश त्यागी। Here the correct option will be option number B, that is उत्पल कुमार सिंह। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। इनके बारे में एडिशनल अगर मैं आप लोग को और जानकारी दूं तो दोस्तों ये आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, और आईएएस ऑफिसर ये कौन से बैच के हैं, तो 1986 बैच के हैं। और इनका जो कार्डर है दोस्तों वो उत्तराखंड कार्डर होगा। ठीक है, ये बात आप लोग को इधर क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी, इनके बारे में एडिशनल पढ़ लेते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ऑन मंडे अपॉइंटेड उत्पल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, that is Lok Sabha. Since Singh was also been appointed as a Lok Sabha secretary in the rank and status cabinet secretary with effect from December 1. Utpal Kumar Singh is a retired IAS officer, as I told you earlier, from 1986 batch with a 34 years of administrative experience. Throughout his career, Singh was served in both the central and various state governments, dealing with policy management, public works, agriculture, personal management, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड अदर अमंग सेक्टर्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के जो ये आईएएस हैं, जो इनका नाम उत्पल कुमार सिंह है, काफी इन्होंने 34 साल अपनी सर्विस दी है और काफी अदर सेक्टर्स में, जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हो, पब्लिक वर्क्स में, एग्रीकल्चर में, पर्सनल मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, मतलब पीएसयूज में, तो काफी ज्यादा सेक्टर्स में इन्होंने काम किया और काफी इनको एक्सपीरियंस है। तो अब इनको क्या अपॉइंट किया गया है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, दैट इज लोअर हाउस पार्लियामेंट। एक बात और यहाँ पर आप लोग दोस्तों इनके बारे में नोट करेंगे, उत्पल कुमार सिंह ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ अर्ध कुंभ एट हरिद्वार। तो हरिद्वार में जो आप लोग का कुंभ मेला होता है उसका भी यहाँ पर मैनेजमेंट इनकी देख रेख में, सुपरविजन में दोस्तों किया गया है। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों आप लोगों से यहाँ पर पूछ रहा है, अमंग द फॉलोइंग विच इंडियन पॉलिटिकल मिनिस्टर रिसेंटली लॉन्चेस सहकार प्रज्ञ प्रोग्राम। ऑप्शन है आप लोग के पास पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा। Here the correct option will be option number C, that is नरेंद्र सिंह तोमर। दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो नरेंद्र सिंह तोमर क्या है, आपके मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी अभी मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो ये भी आप लोग इसमें क्या कर लोगे, एड ऑन कर लोगे। इनके बारे में डिटेलिंग ले लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी लॉन्च किया है सहकार प्रज्ञ। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर सहकार प्रज्ञ क्या है, इसके क्या मोटिव है, ये भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सहकार प्रज्ञ इज एन इनिशिएटिव ऑफ NCDC, that is National Cooperative Development Corporation, to help in capacity development of cooperative sector in India through training programs, right? तो यहाँ पर दोस्तों 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स क्या किए गए हैं, इनिशिएट किए गए हैं, और उन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स के अंडर लोगों को क्या की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो अवेलेबिलिटी रिसोर्स का फुलर यूटिलाइजेशन किस तरीके से कर सके। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे इधर। बेसिकली दोस्तों ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है, इनका जो एम है वो यही है कि ये लोग नॉलेज, ठीक है, नॉलेज या फिर जो स्किल होती है, ये जो स्किल्स होती है उसको किस तरीके से क्या कर सके, पास ऑन कर सके, ताकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है अक्रॉस द इंडिया वो आपका बहुत अच्छा प्रोडक्ट उससे निकाल पाए, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव हो इनकी सारी काम जो ये करते हैं, इनके एफर्ट्स जो हैं, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है दोस्तों वो आपका आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है फार्मर्स के लिए और प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, जो कि रूरल एरियाज में बेस्ड होती है, ताकि वो लोग अपने एफर्ट्स को, अपने नॉलेज को, स्किल्स को और एडवांस कर सके, और जो भी अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज है उनको बहुत अच्छे से क्या कर सके, यूज कर सके, फुलर यूटिलाइज कर सके,
जिससे उनके प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो और बढ़ सके। अंडर दिस इनिशिएटिव 45 न्यू ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर द फार्मर्स एंड वुड बी इम्पार्टेड टू प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन रूरल एरियाज एज ए कंट्री बाय एनसीडीसी। नरेंद्र सिंह तोमर इज अ मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत राज एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जैसे कि हम लोगों ने बात पहले भी कर ली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो विच इंडियन पॉलिटिशियन इज द करंट मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। तो दोस्तों आप लोग को बताना है यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर करेंटली अभी हमारे कौन है। ऑप्शन है आप लोगों के पास यहाँ पर सुरेश प्रभु, पवन कुमार बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीयूष गोयल। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पीयूष गोयल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पीयूष गोयल हमारे क्या है, यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज। और देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो श्री पीयूष गोयल, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनॉग्रेटेड न्यूली इलेक्ट्रिफाइड Dhingwara and Bandikui section of North Western Railway and flagged off the first train as this newly electrified route at the function organized in Dhingwara station। तो दोस्तों आप लोग का धींगवाड़ा और बांदीकुई जो कि क्या है आपके राजस्थान का पार्ट है, वहां पर अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिफाइड जो आप लोगों का जो वे होता है उसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया है। किसके द्वारा, आपके पीयूष गोयल जी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पता ही होगा कि इंडियन रेलवेज ने टारगेट सेट किया है कि वो अब सब चीजों को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रीफाइड मोड में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो परसेंटेज जितनी भी मतलब एंटायर परसेंटेज ऑफ रेलवे लाइंस अक्रॉस द कंट्री है हमारे यहाँ पर, वो सब अब इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनियर रेलवे ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट ऑन द ओकेजन। द रेलवे हैज टू सेट द टारगेट टू इलेक्ट्रीफाई द एंटायर परसेंटेज ऑफ रेलवे लाइंस across the country in the phased manner. Once these electrified trains start running, the trains that run on diesel will be stopped. तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जितने भी डीजल इंजन है उनको हटाकर इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन्स में क्या किया जाए, इनिशिएट किया जा रहा है। और आने वाले टाइम में देखेंगे कि हमारे जो इंडियन रेलवेज है वो टोटली पूरी इलेक्ट्रिक बेस्ड हो गई है। ठीक है, अभी भी कई ऐसे है कि डीजल बेस्ड चलती है ट्रेन, लेकिन धीरे धीरे टाइम में आने के साथ आप लोग देखोगे ये सब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी रिसेंटली जो आप लोगों का दिल्ली अजमेर रूट है वाया जयपुर राजस्थान का जो है, उसमें ढींगवाड़ा और बांदीकुई स्टेशन पड़ता है। उसमें सेक्शन में आप लोगों का जो रास्ता हो चुका है, मतलब जो ट्रेन का रेल हो चुका है, पटरी हो चुकी है, इलेक्ट्रिफाइड हो चुकी है पूरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछते हैं हम लोगों से, ये बात कर लेते हैं। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड हेडक्वार्टर्ड एट। तो दोस्तों आप लोग को बताना है एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन है आप लोग के पास आनंद, बारूच, गांधीनगर, राजकोट। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आनंद। दोस्तों देखकर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि जो सिटीज है वो कहाँ की है। तो ये सिटीज आप लोगों की कहाँ की हो जाएगी, गुजरात की हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। एनडीडीबी के बारे में हम लोग थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं। तो एनडीडीबी का जो आप लोगों का फाउंडेशन ईयर होगा, या फिर बोलेंगे स्टेब्लिश किया गया है इसको, तो इसको स्टेब्लिश किया गया आपका 16 जुलाई को 1965 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, जैसे कि अभी अभी हम लोगों ने बात की, कहाँ पर आप लोग का आनंद सिटी लोकेटेड इन गुजरात, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड IAS ऑफिसर वर्षा जोशी एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनडीडीबी। शी इज प्रेजेंटली सर्व्ड एज अ जॉइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। With incumbent दिलीप रथ tenure as chairman of NDDB ends, मतलब इन्होंने जो यहाँ पर इनसे पहले जो थे वो आपके थे कौन, दिलीप रथ, जिनका क्या हो चुका है, टेन्योर खत्म हो चुका है नवंबर 30 को। अब उनकी जगह कौन आ गई, IAS वर्षा जोशी अपॉइंटमेंट इज मेड इफेक्टिव फ्रॉम December 1, 2020 until the further notice, राइट। तो इन्होंने जो अपनी ये कुर्सी संभाली है दोस्तों, ये संभाली है आपकी December 1 से। और इनसे पहले जो थे वो भी बात ध्यान रखिएगा, दैट इज दिलीप रथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों से पूछता है दोस्तों, एवरी ईयर इंडिया मार्क्स नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे ऑन। तो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे आप लोगों को हर साल कब मनाया जाता है।
ऑप्शन है आप लोग के पास 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 दिसंबर। तो हर साल 2 दिसंबर को आप लोग का क्या मनाया जाएगा? नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे यहाँ पर मनाया जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, डिटेलिंग हम लोग ले लेंगे। Every year, India marks the National Pollution Control Day on December 2. The day is observed in the memory of the people who lost their lives in the Bhopal gas tragedy. The National Pollution Control Day is celebrated in India to make the citizens aware of laws that exist in India that help to contain pollution. तो बेसिकली दोस्तों, भोपाल गैस ट्रेजेडी से जितने भी लोगों ने अपनी जानें गंवाई, उसके मेमोरी में रखते हुए इस दिसंबर 2 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपका नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। द भोपाल गैस ट्रेजेडी अकर्ड ऑन December 2 and 3, 1984 during the accident. Poisonous chemical methyl isocyanate leaked from the pesticide plant Union Carbide in India Limited in Bhopal. This exposed more than 500,000 people to the poisonous gas. Around 2,259 people died immediately. Later, the government of India announced that the tragedy killed around 25,000 people and it was considered as the biggest industrial disaster in the world. ठीक है दोस्त, तो ये आप लोगों का क्या था? थोड़ा सा पार्ट था जिसको अगर किसी को आप लोग का भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में नहीं पता तो इन्हें भी आज ये चीज पता चल गई कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर माना जाता है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर का पूरे एंटायर वर्ल्ड में। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मुझे आप लोगों को ये भी बताना चाहिए कि आजकल जो करंट अफेयर्स का सेशन का वेटेज है वो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी आप ये बात ध्यान रखिएगा, जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन करें तो करंट अफेयर्स जो है वो आपकी टिप्स पर होने चाहिए, आपके ऊपर उसकी कमांड आप लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो जब भी आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं उससे 6 to 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने होंगे और इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स के साथ जुड़ जाइए और अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा मजबूत बना लीजिए। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देखते हैं। द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। तो आप लोग को दोस्तों बताना है कि जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है वो आप लोगों का एनुअली कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आप लोग के पास 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर, 2 दिसंबर। Here the correct option will be option number D, that is 2 दिसंबर। तो हर साल 2 दिसंबर को आप लोगों का वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया जाता है। पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हैज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली और एनुअली ऑन 2 December to create awareness and drive digital literacy in undeserved communities worldwide. The day promotes technological skills, especially in children and women. The World Computer Literacy Day controls the advanced gap that exists in the world today. Right? तो यहाँ पर आप लोगों का दोस्तों बता दूं मैं कि इस दिन को ओरिजिनली फाउंड किया गया था बाय अ कंपनी नेम एज NIIT to mark the 20th anniversary in 2001. तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का इस कंपनी की 20वीं वर्षगांठ पर 20th एनिवर्सरी पर जो 2001 में हुई थी, उस दिन से आप लोगों का वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे से का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया गया था, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाया गया था, वो मनाया गया था आप लोग का 2 दिसंबर 2001 से। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर क्या करोगे? ध्यान रखोगे। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों को बेस पे मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों आ चुका है और क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसेंटली इनॉग्रेट्स सूर्यधर लेक। तो यहाँ पर कौन से ऐसे राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं दोस्तों जिसने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है सूर्यधर लेक? ठीक है, तो ऑप्शन है आप लोगों के पास ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड एंड असम। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल, अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो चीफ मिनिस्टर का नाम हो जाएगा दोस्तों त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो बेबी रानी मौर्य।
ले लेते हैं इसके बारे में पूरी डिटेलिंग। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत inaugurated the Suryadhar Lake at Deovala near here, saying it is addressed to drink water and irrigational needs of nearly 20 villages around it, and it was also said to become a major tourist and water sports destination in coming times। तो दोस्तों ये जो आप लोग का लेक है वो आसपास के 20 गांव का पूरा पानी का जो पीने का पानी का सप्लाई होता है उसकी पूर्ति करेगा, साथ ही साथ ये आप लोग के टूरिज्म स्पॉट की भी एक अच्छी जगह बनेगा। ठीक है, तो मतलब टूरिज्म को भी इनिशिएटिव और बढ़ावा देने के लिए इस लेक का क्या किया गया, आप लोगों का इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये लेक पूरा आप लोगों का 550 मीटर्स लॉन्ग है, 28 मीटर्स वाइड है और 10 मीटर्स डीप है इन द कैपेसिटी ऑफ 77,000 cubic meters। Besides fulfilling the drinking water and irrigational needs, 18 to 20 villages, the lake will recharge the water resources in the area and help build a healthy ecosystem that will also attract the migratory birds। तो यहाँ पर दोस्तों एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर या फिर टूरिज्म के लिए, तीनों के लिए इस लेक का क्या है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है इनॉग्रेट करके। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ की है, तो ये आप लोगों की हो जाएगी उत्तराखंड की। इसको इनॉग्रेट किया गया है वहां के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मकर संक्रांति या फिर बसंत पंचमी बोल लो, तो वहां पर गवर्नमेंट बोल रही है, जो चीफ मिनिस्टर वहां के वो बोल रहे हैं कि इस पे एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करने की बात है लेक पे। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग आते ही यहाँ पर आप लोगों को कन्वे की कर दी जाएगी बसंत पंचमी के दिन या फिर मकर संक्रांति के दिन। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, पढ़ लेते हैं। अभय भारद्वाज एसोसिएटेड टू विच फील्ड। आप लोगों को बताना है दोस्तों अभय भारद्वाज कौन सी फील्ड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर फोक सिंगर, राइटर, पॉलिटिशियन, पेंटर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पॉलिटिशियन। तो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात अभय भारद्वाज जी की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुकी है। ऑर्बिचरी आप लोग के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके ऑर्बिचरी पे हमेशा देखे जाते हैं करंट अफेयर्स में से। तो दोस्तों ड्यू टू पोस्ट 19 कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस इनका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है। और इनको दोस्तों निमोनिया की भी काफी ज्यादा शिकायत थी, प्लस इनके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुके थे एंड हिज लंग्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द इन्फेक्शन एज पर हॉस्पिटल अथॉरिटीज। तो जो हॉस्पिटल अथॉरिटीज के कहने डिटेलिंग है पूरी के इनके लंग्स पूरे खराब हो चुके थे, मल्टीपल ऑर्गन्स इनके फेलियर हो चुका था, निमोनिया इनको हो चुका था और काफी इनको प्रॉब्लम्स हुई थी आफ्टर पोस्ट कोविड, राइट। तो एमजीएम हेल्थ केयर सेड द भारद्वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर पोस्ट कोविड सीवियर निमोनिया सिंस October 9 and was on the total life support and his lungs were completely destroyed due to COVID, right। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। दोस्तों आप लोग को बताना है कि जो वर्ल्ड मलेरिया डे है वो आपका हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आप लोगों के सामने 15th अप्रैल, 25th अप्रैल, 30th अप्रैल एंड 15th जून। Here the correct option will be option number B, that is 25th of April every year। पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर WHO के द्वारा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट क्या की गई है, निकाली गई है, रिलीज की गई है। और यहाँ पर इस बार दोस्तों मैं जो इंडिया जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है मलेरिया केसेस का, वहां पर इसमें क्या देखने को मिला है, रिडक्शन देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग पढ़ भी पा रहे होंगे, इंडिया मेड स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस इन द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, रिकॉर्डिंग द लार्जेस्ट रिडक्शन इन द केसेस इन साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम 20 मिलियन टू 2000 टू अबाउट 5.6 million last year। The World Health Organization has said the World Malaria Report 2020 released Monday said that the 2019 malaria cases globally numbered about 2 to 9 million and annual estimate that has remained virtually unchanged over the last 4 years, right। तो यहाँ पर दोस्तों जो रिड्यूस हुआ है इंडिया की अगर बात करेंगे, हम लोग भारत देश की बात करेंगे, तो इंडिया हैड रिड्यूस्ड द मलेरिया केसेस बाय 21% बिटवीन द ईयर 2018 टू 2019। तो 2018 से 19 के पीरियड के बारे में या फिर उसमें हम लोग कंपेयर करें तो 21% यहाँ पर कमी पाई गई है मलेरिया केसेस में, राइट। तो ये बात भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और इवन मैं आप लोगों को बता दूं 2019 में जो स्टैट्स थे दोस्तों वो ये थे कि 4,09,000 केस यहाँ पर
मिले थे। और उसके बाद 2018 की मैं बात करूं तो 4,11,000 केस यहाँ पर देखने को मिले थे मलेरिया के। लेकिन अब इसमें क्या हो रही है, आपकी कमी हो रही है, जो कि ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग क्या करना, ध्यान रखना। इवन अफ्रीका रीजन जो है, जो 90% ओवरऑल मलेरिया केसेस का बर्डन है, सिंस 2000 द नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन द कॉन्टेंट है। अफ्रीका में भी जो रेट है, रिडक्शन रेट काफी अच्छी है, 44% से वहां पर रिडक्शन रेट आप लोग की कैलकुलेट की गई है इस साल के मलेरिया रिपोर्ट में बाय द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक अच्छा साइन है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आपके हेड का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि इसका आप लोगों का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसको फाउंड कौन से ईयर में किया गया था, ये आप लोग को पता होना चाहिए। दैट इज 7th of April 1948। साथ ही साथ यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो हो जाएगा वो आप लोग का हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अगर इसकी बात कर लेते हैं हम लोग हेड की, तो यहाँ पर जो हेड हो जाएंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप लोगों के हो जाएंगे टेड्रोस। ठीक है, तो इनका भी नाम आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जितने भी वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पर लेकर आते हैं, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ, या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर उन्हें इंटरेस्ट है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो उनके साथ ये सब शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।